हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगी और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है लक सीरीज़ में क्लास नंबर 50। इससे पहले मैं 49 क्लासेस करा चुकी हूँ। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। ये जो लक सीरीज़ है ये इसमें हम जीके एंड जीएस को स्टार्टिंग से शुरू कराया है। लगभग में हमारी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला है। हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो रह गया है तो उसको भी कंप्लीट करा देती हूँ। फिर इसके बाद मैं जो PYQ सीरीज़ है उसको लेके आऊँगी, जो SSC रेलवे स्टेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कराऊंगी लगभग 2 से 3 साल में। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं यूरोपियों के आगमन का क्रम। सबसे पहले कौन आए तो पुर्तगाली, जो 1498 में आए थे। फिर उसके बाद डच आते हैं 1602 में, फिर अंग्रेज 1608 में, फिर डेनिश आते हैं 1616 में, फिर फ्रांसीसी आते हैं 1668 में। ध्यान रखिएगा, ये क्रम ध्यान रखिएगा। ओके, ये क्रम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले पुर्तगाली और लास्ट में कौन आए तो फ्रांसीसी। पुर्तगालियों का आगमन पुर्तगाली विभिन्न आर्थिक और धार्मिक कारणों से भारत आए थे। वह भारत में तंबाकू और काजू लाने वाले विदेशी थे, पहले विदेशी थे। क्या? तंबाकू और काजू सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1498। वह भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे और एक पुर्तगाली खोजकर्ता था जो राजा जमोरिन कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक के शासनकाल के दौरान आया था। जब वास्को डी गामा भारत आया तो जो कालीकट का तट था वहाँ पर उतरा और वहाँ के राजा कौन थी तो जमोरिन। ध्यान रखिएगा, उन्होंने ही इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505। वह भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय थे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था। ध्यान रखिएगा। ओके, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो एक व्यापार लाइसेंस प्रणाली थी जिसे पुर्तगालियों को हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट, उसके बाद अफोंसो डी अल्बुकर्क आया 1509 में। वह भारत के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा। 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और सती प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अल्बुकर्क था, डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट, नूनो द कुन्हा यह एक पुर्तगाली गवर्नर थे जिन्होंने 1530 में कोचिन से गोवा राजधानी स्थानांतरित की थी। कोचिन से गोवा राजधानी स्थानांतरित किसने की तो नूनो द कुन्हा। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने 1535 में द्वीप को पुर्तगालियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद डच का आगमन होता है। डच शब्द का अर्थ है नीदरलैंड के लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। उन्होंने 1505 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था डचों ने। फिर उसके बाद अंग्रेजों का आगमन होता है। ये 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही चार्टर, ठीक है, प्राप्त हुआ था। उनके द्वारा शाही चार्टर प्राप्त किया गया था। ध्यान रखिएगा। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट, ये डबल पेज ऐड हो गया है। तो फिर उसके बाद 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे। 1611 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना खोला अस्थायी। 1613 में सूरत में पहला कारखाना अस्थायी रूप से। ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, उसके बाद 1615 में सर थॉमस रॉ व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के दरबार में आए थे। 1620 में डेनिस ने तमिलनाडु में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा, 1668 में। अंग्रेजों का विस्तार 1759 में हुगली नदी के तट पर वेदरा या हुगली युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। 1612 में सूरत में सुवाली का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था 1612 में। नेक्स्ट, उसके बाद कर्नाटक का युद्ध होता है। कर्नाटक युद्ध की शुरुआत
की शुरुआत ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच हुई थी। 1744 और 1763 के बीच कुल 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। डुप्लो ने पहले 2 कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। डुप्लो ने, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये 1744 से 1748 तक चलता है और यह एक्सला चैपल की संधि के साथ समाप्त हुआ। जीत फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक होता है। इसकी शुरुआत अंबूर की लड़ाई अंग्रेजों द्वारा जीती गई से हुई थी और पांडिचेरी की संधि पर इसका अंत होता है। दूसरे कर्नाटक युद्ध का ये डेट याद रखेगा और संधि। तीसरा कर्नाटक युद्ध ये 1756 से 1763 तक चलता है। वांडीवास की लड़ाई 1760 तीसरे कर्नाटक युद्ध का एक हिस्सा थी। यह युद्ध 7 वर्षों के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। पेरिस की संधि पर समाप्त होता है जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध है। सर आयर कोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कांटे डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद बंगाल 1717 से 1727 तक मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहले नवाब थे, याद रखिएगा। 1717 में ये जो है ये है 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक स्वर्ण फरमान व्यापार का मैग्ना कार्टा जारी किया जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 30,000 की वार्षिक जो थी वार्षिक भुगतान पर बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। फरमान ने कंपनी को माल ले जाने के लिए दस्तक या व्यापार की अनुमति जारी करने का जो अधिकार भी दिया था, ध्यान रखिए। ओके, और यहाँ पर ये 3000 होगा। ओके, 3000। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बंगाल के नवाब इधर आते ही और मुर्शिद कुली खान सूजा पहले कौन थे तो मुर्शिद कुली खान, ध्यान रखिएगा। फिर शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, फिर अलीवर्दी खान, फिर सिराज उद दौला आता है। ओके, ये बंगाल का अंतिम नवाब होता है। सिराज उद दौला ये 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु में नवाब बन गए। बंगाल के अंतिम सुशासन नवाब थी और यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है तो यहाँ या 30,000 होगा या 3, ठीक है। तो आप इसको मैं देख के बता दूँ कमेंट बॉक्स में या आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, यहाँ 30 वर्ष की आयु में वह नवाब बन गए। बंगाल के अंतिम स्वशासी नवाब थे। वह बंगाल में अंग्रेजों को प्राप्त व्यापारिक विशेषाधिकार से खुश नहीं थी। अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी बंद करने से मना करने के बाद सिराज उद दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर ब्लैक होल त्रासदी 1756 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक छोटा से हवा रहित कमरे में ब्रिटिश सैनिकों और अन्य कैदियों के लिए कैद की एक रात थी। ओके, रात थी। इस घटना ने रॉबर्ट क्लाइव को उकसाया और जिसने बदला लेने के लिए फैसला किया और जिसके कारण ही प्लासी की लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्लासी की लड़ाई 1757 में यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराज उद दौला बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। सिराज उद दौला के सैनिक कमांडर मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत की पुष्टि की गई। ठीक है, प्लासी युद्ध के परिणाम जो सिराज उद दौला था ये मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बनाया गया। तत्कालीन मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय इसके बाद मीर कासिम गद्दी पर बैठा और उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई 1764 का नेतृत्व किया था। ओके, नेक्स्ट बक्सर की लड़ाई होती है और जिसमें 1764 में ओके ये 1764 में होती है बक्सर की लड़ाई। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने इस लड़ाई को जीत लिया। ओके, जो बक्सर की लड़ाई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 में शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षरित हुई थी।
1765 में। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और किस किस के बीच? तो शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसके तहत 2 अलग अलग संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहली संधि थी अवध के नवाब के साथ पहली संधि। इलाहाबाद और कड़ा को जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। ओके, और इसमें क्या होता है, नवाब के ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख रुपए दिए। ठीक है। फिर शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी संधि होती है। सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में दी गई। कंपनी ने इन प्रांतों में निजामत, सैन्य और न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए सम्राट को प्रति वर्ष 53 लाख रुपए का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दीवानी और निजामत कार्यों पर नियंत्रण को दोहरी सरकार कहा जाता है। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। इलाहाबाद की संधि 7 साल तक चली और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा समाप्त कर दी गई। अवध का प्रथम नवाब शहादत बुरहान उल मुल्क। ओके, ध्यान रखें। अवध के चौथे नवाब आसफ उद दौला ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण कराया था। ओके, अवध के चौथे नवाब ने। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक होता है, भूल होता है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ओके, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ओके।